वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ये हमारा पार्ट 1 है। इस वाले चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ग्रेविटेशन होती क्या है। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब ग्रेविटेशन एक तरह की फोर्स है जो कि अट्रैक्शन लाती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन लेके आएगी। अब आप कहोगे कि कोई चीज आपस में चिपकती तो है नहीं, जैसे कि मान लो टू नोटबुक है, अभी टू नोटबुक आपस में अटैच तो नहीं हो रही। तो इसका आंसर है जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है। जितनी आपकी अर्थ है, जितनी आपकी धरती है ना, इतनी बड़ी एक मैग्नेट है, एक लार्ज यहाँ पे मैग्नेट है। और इसके ऊपर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप जब यहाँ पे खड़े हुए हो, आपके हाथ में एक मैग्नेट यहाँ पे है छोटी सी, और एक छोटी सी मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो कि ये दो मैग्नेट ये आपस में अट्रैक्ट होंगी या फिर नीचे की तरफ को जाएंगी। ये नीचे की तरफ को जाएंगी क्योंकि जो नीचे हमारी लार्ज मैग्नेट है उसके पास ग्रेविटी ज्यादा है, वो यहाँ पे ग्रेविटेशन ज्यादा दे रहा है। और आप कहोगे ग्रेविटेशन क्यों ज्यादा है? ग्रेविटेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। लार्ज मैग्नेट है तो इसका मास भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये दोनों मैग्नेट नीचे की तरफ को जाएंगी। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमारी नीचे की तरफ जाता है, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जाता है ना। क्योंकि अर्थ का के पास ग्रेविटी ज्यादा है। ग्रेविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। तो इस वाले चैप्टर में हम ग्रेविटी के बारे में और भी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इन चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 वी हैव लर्न अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एज द कोर्स ऑफ मोशन। हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से होता है, एंड फोर्स एज द कोर्स ऑफ मोशन। और जो फोर्स है, मोशन को फोर्स ही करवाता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसके पीछे कोई फोर्स लगी होती है। We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. हमने ये भी देखा कि जो फोर्स है किसी भी गति की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वहाँ पे फोर्स जो है वो ज़रूरी है। We also observe. अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देते हैं तो क्या करता है? वो एकदम से नीचे आके अर्थ के ऊपर गिर जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वी नो डैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम ये भी जानते हैं कि जो सन है चारों ओर घूमता है। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। इन ऑल दिस केसेस, इन सभी केसेस में देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लैनेट्स एंड द मून। अब देखो इन सभी केसेस में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, प्लैनेट्स के ऊपर, मून के ऊपर। अब जो प्लैनेट्स हैं वे अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर किसी तरीके की फोर्स लग रही है। Isaac Newton good grasps that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. Isaac Newton जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि इन सब के पीछे एक ही तरीके की फोर्स लग रही है। इस वाली फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि ग्रेविटेशन होती क्या है और ग्रेविटेशन के कुछ यूनिवर्सल लॉ। We shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth. ग्रेविटेशन मतलब आप कह सकते हो ग्रेविटेशन के अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अर्थ के ऊपर तो उसका क्या रीजन है, मतलब उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम ये पढ़ेंगे जो बॉडी होती है वो कैसे प्लेस टू प्लेस जा पाती है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड। और हम कुछ इस तरह की कंडीशंस पढ़ेंगे जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर पाता है। अब पहले समझते हैं ग्रेविटेशन क्या होती है। वी नो दैट द मून गोस अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट कवर करने के बाद एकदम से नीचे आके गिर जाता है। इट इज सेड दैट when Newton was sitting under a tree an apple fell on him. ये चीज हमने कब नोटिस की? हमने इस चीज पे कब ध्यान दिया कि भाई कोई चीज ऊपर जा रही है और एकदम से फिर नीचे आके गिर रही है? हमने इस चीज को जब नोटिस किया जब न्यूटन किसी ट्री के नीचे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर आके एक एप्पल गिरा। द फॉल ऑन द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। तो जब उनके ऊपर आके वाला एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचना शुरू करा। ही थॉट दैट, उन्होंने क्या सोचा, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। अगर जो अर्थ है, जो धरती है, वो जब एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो वो क्या मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? इज द फोर्स इन द सेम इन बोथ केसेस। क्या इन दोनों केसेस में जो फोर्स है वो सेम है? ही कंस्ट्रक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल बोथ द केसेस।
ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट ऑर्बिट द मून फॉल टुवर्ड द अर्थ। उन्होंने यहाँ पे क्या आर्ग्यू किया, जो ऑर्बिट है, अब यहाँ पे अर्थ है और ये मून है, अब जो मून की जो ये ऑर्बिट है ये यहाँ पे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो मून है वो अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, पर जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये क्या चीज़ थी, है ना, इसको हम इस वाली एक्टिविटी की वजह से समझेंगे कि ये किस तरीके से चलता है। मतलब कोई अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मून घूम रहा है ना, कोई भी चीज़ अगर गोल में घूम रही है तो उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। अब देखते हैं ये क्या है। देखो एक्टिविटी 10.1, इसके अंदर हमें एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, मतलब एक धागा लेना है। टाई ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड होल्ड द अदर एंड। देखो आपको यहाँ पे एक धागा लेना है और उसके एक कोने पे छोटा सा पत्थर को बांध देना है, होल्ड द अदर एंड, और दूसरे जो कोना था उसको आपको अपने हाथ में पकड़ के उसे गोल गोल घुमाना है, कुछ इस तरीके से जो हमें फिगर में घुमा रखा है इस तरीके से आपको घुमाना है उसको। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, और जो मोशन चल रहा है, जो स्टोन की जो गति चल रही है उसको आपको नोट करना है। रिलीज द थ्रेड, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन, और थ्रेड को छोड़ने के बाद आप दोबारा से जो स्टोन का जो मोशन है उसको नोट करते रहो। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, थ्रेड को रिलीज करने से पहले जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था एक सर्टेन स्पीड के साथ, और अपने डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा था। मतलब देखो अब यहाँ पे एक पर्सन है जो कि यहाँ पे एक धागे में स्टोन बांध के उसे गोल गोल घुमा रहा है, तो जो स्टोन है वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मतलब पहले देखो, अब वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, पहले पॉइंट ये वाला, सेकंड पॉइंट ये वाला मान लो, आप थर्ड ये वाला मान लो, है ना, तो हर एक पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इस समय क्या समझ में आता है, द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जो डायरेक्शन चेंज हो रही है स्टोन की, उसके साथ साथ जो उसकी वेलोसिटी है या फिर जो उसकी एक्सीलरेशन है वो भी चेंज हो रही है। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सीलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, तो फोर्स इस वाले स्टोन को घूमने में हेल्प कर रही है, मतलब जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर जिससे वो गोल 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 घूम पा रही है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दोगे तब भी वो गोल 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 घूमता रहेगा। क्यों, उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है। अब उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है उसको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो सर्कुलर पाथ का बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है और इससे वो लगातार गोल 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 घूमती रहती है। अगर किसी भी चीज में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो गोल नहीं घूमेगी, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, है ना, पर ऐसा नहीं होता, हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब जो मून है वो भी अर्थ के चारों ओर कैसे घूम पा रहा है, क्योंकि वहां पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर ये वाली फोर्स ना हो, द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो जो स्टोन है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में अपना मूव करना शुरू कर देता है ना, कुछ इस तरीके से। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या होती, टेंजेंट होती है सर्कुलर पाथ के। अब ये टेंजेंट क्या होता है इसको आप 10th क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है मैं मोर टू नो में। देखो इसके अंदर क्या है, अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या होता है, जब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगती तो लोगे उसको एक बार घुमाओगे और उसके बाद वो सीधे सीधे चलने लगेगा, तो जब वो सीधे सीधे चल रहा होगा तो वो जिस पॉइंट पे सर्कल से मिलेगा, मतलब बी पॉइंट पे सर्कल से मिल रहा है ना, तो जो बी पॉइंट पे सर्कल से मिल रहा है इसको हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। स्ट्रेट लाइन एबीसी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब जो एबीसी स्ट्रेट लाइन है ना, तो जो पॉइंट बी है ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल, है ना। यही होता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल में, जब आप किसी भी चीज को गोल घुमाओगे उसके बाद वो सीधा सीधा चलना शुरू कर देगा, तो जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू करा, यहाँ से शुरू किया या फिर यहाँ से शुरू किया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आगे चलते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मून का मोशन होता है अर्थ के चारों ओर, उसको भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आ रही है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ डाल रही है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है, और जो मून है वो गोल गोल घूम पा रहा है। If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line. अगर ये वाली फोर्स नहीं होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, तो जो मून है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में करना शुरू कर देगा। तो जो मून है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन में चलना शुरू कर देगा। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। हमने ऊपर क्या देखा कि जो एप्पल ऊपर से गिर रहा था, जब एप्पल पेड़ से गिर रहा था तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा था।
डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? मतलब जब एप्पल है वो भी अपनी अपनी तरफ को अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? इफ सो, अगर ऐसा है, वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड एन एप्पल, अगर ये चीज सच है कि एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो हम वहां पे देख क्यों नहीं पाए अर्थ को ऊपर जाते हुए, है ना? तो इसका क्या आंसर है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एकदम से फोर्स लगा देगा, है ना? तो यही होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यही है कि भाई एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। पर अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? फॉर अ गिवन फोर्स, जो फोर्स है यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हुई? फोर्स हुई। तो जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। मतलब अब मास का रोल होता है यहाँ पे। अब मास का रोल किस तरह होता है? अब यहाँ पे जो अर्थ है उसका मास अगर हम कंपेयर करें एप्पल के मास से तो बहुत ज्यादा है, इसलिए एप्पल जो है वो ये फोर्स लगा रहा है, पर अर्थ जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगी, है ना? तो यहाँ पे मास का रोल आ जाता है। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो मास है एप्पल का वो नेग्लिजिबल है अगर हम इसे कंपेयर करें अर्थ से। सो वी डो नॉट सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल, इसलिए हम नहीं देख पाए अर्थ को एप्पल की तरफ बढ़ते हुए। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द अर्थ, और इसी तरीके से हम नहीं देख पाए अर्थ को मून की तरफ बढ़ते हुए। इन अ सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन के चारों तरफ सभी के सभी प्लैनेट्स गोल गोल चक्कर लगाते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में भी ये वाली फोर्स लग रही है जिससे जो सन और प्लैनेट आपस में नहीं मिल रहे। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स, अब इन सब फैक्ट को पढ़ने के बाद जो न्यूटन थे उन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून, बल्कि अर्थ ही एप्पल और मून को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि इस सभी के सभी ऑब्जेक्ट, इस वाले यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के सभी ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सभी के सभी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आगे आता है 10.1.1 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सीखेंगे कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकाल सकते हो, मतलब इनके बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, है ना? Every object in this universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। हर एक ऑब्जेक्ट इस वाले यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है? विद एक फोर्स के साथ। और जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आती है यहाँ पे? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, इसलिए जो मासेस है हम उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है वो किसके? डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस है वो नीचे लिखा जाता है, मतलब डिस्टेंस को तो हम लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल 1/d², क्योंकि जो डी स्क्वायर है मतलब जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो मासेस है वो यहाँ पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? अब देखो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह समझ जाओगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है? लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी ऑफ मासेस एम, इनका मास क्या है? एम है। इसका आप कह सकते हो इसका यहाँ पे कैपिटल लेटर हो जाएगा और इसका यहाँ पे स्मॉल लेटर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दोनों में एम मासेस लिया हमने, m1 m2 भी आप इसको ले सकते हो। इनका जो बीच का डिस्टेंस है हमने उसे लिया d, और जो उनकी फोर्स है हमने उसको लिया फोर्स f, है ना? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखें, यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है यूनिवर्स में आप ग्रेविटेशन, जो ये ग्रेविटेशन की लॉ है ना जो हम पढ़ रहे हैं, इस वाले में हम यूनिवर्सल लॉ पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के। इसके अंदर आप जो फॉर्मूला पढ़ोगे ना वो आप यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे वही चीज़ अप्लाई होगी वहाँ पे, मतलब यूनिवर्सल लॉ में कभी भी कोई चीज़ चेंज नहीं होती, है ना? यूनिवर्सल लॉ हमेशा वही रहता है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में वही चीज़ चलती है ना? तो यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखें, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्स है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो फोर्स यहाँ पे इन्वर्स, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा 1/d²। अगर आप इक्वेशन 10.1 और इक्वेशन 10.2 को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, F प्रोपोर्शनैलिटी मास मल्टीप्लाई बाय मास अपॉन d², है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह हम कोई लेटर लेते हैं, इसकी जगह हम लेंगे g, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू g मास मल्टीप्लाई बाय स्मॉल मास अपॉन d², ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मेथड तैयार हो जाएगा। वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो जी है वो क्या है, कांस्टेंट है किसका, प्रोपोर्शनैलिटी का। जी को यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हो, जी को हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज। जब आप इसको क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, एफ मल्टीप्लाई d², यहाँ पे डिवाइड में है ना, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, d² इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाय एम, है ना। तो यहाँ पे हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस वाली इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इजैक न्यूटन के बारे में दे रखा है, इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इजैक न्यूटन कब बॉर्न हुए थे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, कि इजैक न्यूटन कब बॉर्न हुए थे, और आगे जाके ही वॉज सेंट टू स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा गया था 1661 में, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जी जो है, अब ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। तो पहले वाली इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से तैयार होगी, जब आप जी को तो यही रखना, ठीक है, अब जो जी है वो तो यही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई d² इट इज आ जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे एम मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ग्रेविटेशन आ जाएगी, तो एफ मल्टीप्लाई d² अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय एम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी अगला इक्वेशन तैयार होएगी, द एसआई यूनिट ऑफ जी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जी की एसआई यूनिट क्या है, जी की एसआई यूनिट होती है nm² kg-2 कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स। और जी की जो एसआई यूनिट है वो कैसे बनी, जब आप एफ की, डी की और एम की, इनकी यूनिट मतलब आप कह सकते हो इनकी जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे हमारी जी की एसआई यूनिट आएगी nm2 kg-2. The value was found out by Henry Cavendish 1731 to 1810 by using a sensitive balance. The accepted value of G is 6.673 multiplied 10-11 Newton m² kg-2. अब देखो यहाँ पे G की जो ऐसा यूनिट है वो तो हो गई nm² kg-2, और जो द वैल्यू ऑफ जी, और जो जी की वैल्यू है वो किसने फाउंड की थी, हेनरी कैवेंडिश में, बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। और जी की जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, अगर आप कोई न्यूमेरिकल कोई एग्जांपल कुछ भी सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आप जी की एक्सेप्टेड वैल्यू रखोगे 6.673 मल्टीप्लाइड 10-11 न्यूटन m² kg-2। अब ये तो यहाँ पे क्या हुई, इसकी एसआई यूनिट हुई, है ना। पर अगर आप ये नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी यही है इसकी। तो इसमें से दो क्वेश्चन निकल के आता है, एक तो एसआई यूनिट ऑफ जी और यहाँ पे आता है द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जी की जो वैल्यू है वो किसने फाउंड की थी। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज वेदर द बॉडी आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। अब इन्होंने यहाँ पे में क्या कर रखा है, लॉ यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल लॉ है इसका मतलब समझा रखा है कि जो यूनिवर्सल लॉ होता है वो पूरे यूनिवर्स में सेम लगता है, पूरे यूनिवर्स में सेम अप्लाई होता है। जैसे कि जो बॉडी है वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बॉडी सेलेस्टियल हो चाहे बॉडी टेरेस्ट्रियल हो, हमेशा वही लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर जो कि हमने ऊपर देखा, सेइंग दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम कह रहे हैं कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के स्क्वायर का, तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/d²। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल से उन्होंने समझा रखा है, अगर डी जो है वो बड़ा हो जाए, मतलब 6 टाइम्स अगर डी बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/6²। और 6 यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि अगर आप 6 को डी टाइम बड़ा करोगे, ये डी है ना, डिस्टेंस है, अगर आप d को 6 टाइम्स बड़ा करोगे तो हो जाएगा 6², मतलब f इज इक्वल टू 1/36। तो फोर्स क्या हो जाएगी, f बिकम 1/36। अब आता है एग्जांपल 10.1, इसके अंदर हमें दे रखा है अर्थ का मास, मून का मास, है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, और आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए क्या, द वैल्यू ऑफ g,
द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी, है ना। इसको याद करने के आप जब इसको याद कर लोगे तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अर्थ का जो मास है और जो मून का मास है ना, वो यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है ना वो उन्होंने हमें किलोमीटर में दे रखा है, पहले किलोमीटर से हम डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के बाद आप अपने यहाँ पे वैल्यू लिखना जो आपने जी की वैल्यू लगाई थी, है ना। अब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था वो वाले फॉर्मूला यहाँ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई एम अपॉन डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जब फॉर्मूला लगा दोगे तो आपकी फोर्स निकल के आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे मास और मास की वैल्यू पुट कर दो, जी जो था हमने वो पुट कर दिया, देखो ये रहा जी, ये रहा, ठीक है। मास ये रहा हमारा फर्स्ट, और सेकंड मास ये रहा, और अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस का यहाँ पे आप स्क्वायर लगाना याद रखना, क्योंकि ये वाली मिस्टेक अक्सर हो जाती है। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.01 मल्टीप्लाई 10⁻20 न्यूटन। Thus the force exerted by the earth on the moon is 2.01 multiply 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 10.1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें जो ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ है इनकी इंपॉर्टेंस बता रखी है। मतलब जो ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ है वो कहाँ का काम आते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। जो ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ है वो हमें सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं काफ़ी सारे फिनोमिना। फॉर एग्जांपल द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, वो वाली फोर्स जो हमें अर्थ से जोड़ के रखती है। मतलब ग्रेविटेशन एक इस तरह की ताकत है जिससे हम अर्थ से चल पा रहे हैं, अर्थ के ऊपर हम खड़े हुए हैं, है ना। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अब मून के चारों ओर जो मोशन हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के जो चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, मून और सन मतलब चंद्रमा और सूरज की वजह से जो लहरें आती हैं, मतलब आप कह सकते हो जो समुद्र में जो लहरें आती हैं ना उनको हम बोलते हैं टाइड्स। जो टाइड्स हैं वो किसकी वजह से आती हैं, मून की वजह से, सन की वजह से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जरूरत क्या है कि भाई हम अर्थ से जुड़े हुए हैं, जो मोशन हो रहा है मून का, प्लैनेट का तो मोशन हो रहा है, जो टाइड्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं टाइड्स, जब जो मून का मोशन है, मतलब जो मून की जो ग्रेविटेशन है जो उसे पुल कर रहा है ना, मून और सन की वजह से क्या आती है, लहरें आती हैं। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 में हम देखेंगे 10.2 फ्री वॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।